हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज सीटेट मैथ्स का जुलाई 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 पहला क्वेश्चन है। कह रहा है किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर। तो पहले आपने एक वर्ग बनाया, इसका परिमाप कितना है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वर्ग का परिमाप है 24 सेंटीमीटर। किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, मतलब एक आयत भी है। ठीक है, तो आप एक आयत भी बना लीजिए। ठीक है, इस आयत की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों। ठीक है, यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों, परिमाप। ठीक है, तो अगर देखिए आप इसका परिमाप तो 24 है, तो इसका परिमाप भी कितना हो गया 24 हो गया। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों तो आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, जब आपको बी पता होगी। ठीक है, चौड़ाई कितनी है, तो इससे चौड़ाई पहले निकालिए। आपका परिमाप किसके बराबर होगा, परिमाप आपका होता है 4 गुणे भुजा के बराबर। ठीक है, ये 24 है, 4 गुणे भुजा, भुजा बराबर कितना होगा 4, यहाँ गुणे में तो इधर चला जाएगा तो किसमें भाग में चला जाएगा। 4 छिंग 24, भुजा कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर की आपकी भुजा आ गई है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की भुजा आई इसकी। आप देखिए इसमें क्या होगा, आयत का परिमाप क्षेत्रफल पूछ रहा था। सॉरी, इसकी तो कोई निकालने की जरूरत ही नहीं थी, फर्जी निकाल दिया गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इस पर क्या है, परिमाप इसका 24 है और आयत का परिमाप क्या होता है 2l प्लस बी। ठीक है, आयत का परिमाप 2l प्लस बी, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये 24 बटे परिमाप था 24 बटे 2 बराबर l प्लस बी। लंबाई आपकी 8 है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, लंबाई 8 और चौड़ाई हमको निकालनी है। ये प्लस में था 8, इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा बी। तो चौड़ाई कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। 12 में 8 माइनस करो 4, तो बी कितना आ गया 4। चौड़ाई कितनी आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल बराबर किसका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपकी देखो 8 दी हुई है। ठीक है, आयत की लंबाई 8 दी हुई, चौड़ाई आपने निकाली 4, कितना आएगा 8 चौको 32, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। 31 का तीसरा नंबर। ठीक है, 31 का आपका तीसरा नंबर आंसर, 32 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है 1 2 3 4 5 या 12,345 में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर। स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर आपको पता है। स्थानीय मान तो आपने ऐसे निकाल लिया, 3 गुणे 100 बराबर 300। और जो अंकित मान है, अंकित मान हमने बताया था, अंकित मान वही होता है जो 3 है तो 3। ठीक है, और अंकित मान का अंतर पूछ रहा है, तो 300 आपका स्थानीय मान, अंकित मान 3, माइनस कर दीजिए, 10 में से 3 गया 7 या 9 या 2, कितना है 297। ऑप्शन नंबर तीसरा दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कौन सा सही होगा, तीसरा नंबर 297। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, मतलब हमें गलत उत्तर चाहिए, गलत वाला ढूंढना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 56.7 किलोग्राम। ठीक है, तो 56.7 kg है और इसे ग्राम में कन्वर्ट करना, तो हमने आपको क्या बताया था 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, तो 56.7 बराबर इसमें आपका 1000 का गुणा हो गया। ठीक है, देखो 3 जीरो है, तो सबसे पहले तो आप इतना पूरा लिखो, 3 जीरो लगाओ। ठीक है, फिर देखो 1 अंक के बाद दशमलव लगा होगा, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, तो आंसर देखिए क्या है आपका 5670, मतलब 56,700 आया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है 5670 ग्राम, नहीं ये तो 56,700 ग्राम के बराबर है, 56,700 ग्राम। तो पहला तो आपका देखिए गलत हो गया, मतलब क्या आंसर तो गलत है, लेकिन उसने पूछा क्या है, गलत ही तो पूछा था, सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन तो देखिए पहला सही आ गया आपका 33 का, ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा, क्योंकि यही गलत है। ठीक है, लेकिन हम फिर भी आगे आपको चेक करा देते हैं। दूसरा दिया है 1 घन के 6 फलक होते हैं। हाँ, 1 घन के 6 फलक होते हैं, ये बात क्या है सही दी हुई है। ठीक है, 1 घन के आपके कितने 6 फलक होंगे, ऐसे देख लीजिए, आपको हम बता दें 6 फलक का मतलब क्या होता है। फलक का मतलब होता है फेस। आप लूडो खेलते होंगे तो लूडो में देखिए वो घन ही होता है कि नहीं होता है, 1 2 3 4 5 6, बस 6 ही तो होते हैं, 5 से देखिए हर एक साइड में 1 2 3 4 5 6 ही तो होते हैं लूडो में। ये आप लूडो मान लीजिए इसको, तो फलक मतलब कितने फेस होते हैं, तो एक घन में 6 फलक होते हैं। लूडो का पांसा आप याद रख लीजिएगा फलक में। ठीक है, तीसरा देखिए क्या 1 मिलीमीटर बराबर, हमने आपको याद कराया था, तो उसमें क्या था मिली और फिर सेंटी, तो मिली सेंटी दोनों बराबर में थे, और मिली अगर छोटा है 1 मिलीमीटर बराबर, तो इधर जाएंगे तो क्या करेंगे भाग, तो 1/10 बराबर 0.1 ही तो होगा, तो मतलब तीसरा भी आपका आंसर सही है।
ठीक है। चौथा देखिए क्या दिया, 0.10 0.1 समान, हाँ ये तो आपको पता है पहले से ही कि हमने क्या होता था 0.1, इसके आगे आप चाहे जितने जीरो लगाइए वैल्यू सबकी सेम। अगर आपने यहाँ जीरो लगा दिया तो ये और ये अलग हो गए फिर, ठीक है। लेकिन दशमलव के जो संख्या है वो उसके बाद कितने जीरो लगाते चला जाइए, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन संख्या के पहले जीरो नहीं लगाएंगे, ठीक है, इससे इफेक्ट पड़ता है। तो आपका 33 का देखिए सबसे पहले ही आंसर आ गया था पहला, कि ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, इसलिए आपका पहला सही आंसर है इसका 33 का पहला। गलत ढूंढना था, गलत ढूंढ दिया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, एक नाव 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। आप मान लीजिए एक ये नाव यहाँ से है, ये नाव यहाँ पे, इसकी चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी कितनी है 23 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दोनों की चाल लिख ली हमने, पहले की 20 किलोमीटर देखिए लिखी है और दूसरे की 23 किलोमीटर पर आवर लिखी है, ठीक है। आगे देखिए ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती हैं, मतलब ये दोनों क्या है, मान लो यहाँ पे एक स्थान के लिए जा रहे हैं सीधे, ये भी इस तरफ जा रही है, ये भी इस तरफ जा रही है, दोनों क्या है एक ही तरफ जा रही हैं, ठीक। अब देखिए दोनों में अंतर क्या आएगा, एक दिशा में समय चलती और 3.5 घंटे पश्चात दोनों पश्चात उनके बीच की दूरी, देखिए बनी बात है, एक की स्पीड 20 है, एक की स्पीड 23 है, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो तो आगे जाएगा ही, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया 3.5 घंटे पश्चात, जब ये दोनों बोट 3.5 घंटे चल चुकी होंगी तो वो कितना आगे पीछे होंगी, ठीक है, ये बताना है। तो देखिए पहली क्या उसने की, पहले की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा गई और टाइम कितना दिया 3.5 घंटा, 3.5 घंटा मतलब 3.5 आवर्स, ठीक है, 3.5 घंटे, 3.5 घंटे चलना है और 1 घंटे में जा रहे हैं 20 किलोमीटर, ठीक है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 3.5 घंटे में कितना जाएगा, तो गुणा तो करना है, तो जीरो ऐसे लगा ली, 2 पंचे 10 की जीरो ऐसे लगा, 1 3 दूनी 6 7 और 1 अंक के बाद दशमलव, मतलब ये कितनी जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर वाली कितनी जाएगी 70 किलोमीटर पहुंच गई है, ठीक है, 3.5 घंटे में। अब अगली आते हैं 23 किलोमीटर वाली में, सॉरी 23 किलोमीटर पर आवर में, इसको 3.5 घंटे चलाना है तो 3.5 घंटे और गुणा 23, ठीक है। 3 से कर रहे थे 3 5 15 5 हासिल लगा 1, 3 3 9 1 10, 2 पंचे 10 की जीरो हासिल लगा 1 और 3 दूनी 6 1 7 5 0 7 1 8, 1 अंक के बाद दशमलव, तो ये देखो कितने दूर चली गई है, ये चली गई है 23 किलोमीटर प्रति घंटा वाली बोट आपकी 80.5 किलोमीटर चली गई, मतलब 80.5 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा वाली 70 किलोमीटर, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, एक 80.5 किलोमीटर पे खड़ी है, एक 70 किलोमीटर पे खड़ी है, दोनों को घटा दीजिए, 5 में 0 5 दशमलव जगह दशमलव 0 8 में 7 गया 1, दोनों के बीच में अंतर कितना है 10.5 देखिए ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया हुआ है। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, एक दो बोट थी, एक ही स्थान से चली थी, एक की स्पीड 20 एक की स्पीड 23, और वो देखिए मान लीजिए ये डेस्टिनेशन पॉइंट था अगर उसका, ठीक है, तो हो सकता है एक ये यहाँ खड़ी होगी एक यहाँ खड़ी हुई होगी, तो उसने पूछा था इन दोनों पॉइंट्स की 3.5 घंटा चलने के बाद इन दोनों वो जो बोट्स थी नाव थी उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो आपने निकाल लिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी, मतलब 20 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 3.5 घंटे में 70 किलोमीटर, इसकी 3.5 घंटे में 80.5, दोनों का माइनस कर दिया, आ गया आपका आंसर नंबर 2, इसलिए क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर दूसरा 10.5 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है संख्या 90,707 को 7 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको भाग ही देना पड़ेगा, 9 से भाग दे दीजिए आप 90,707 में, ठीक है, 90,707 में भाग दिया, 9 एकम 9, पहले तो एक ही बार चला गया खत्म, 0 तो भाग जा नहीं रहा तो 0 लगाया, 7 उतारा, ठीक है, तो भी भाग नहीं जा रहा, फिर से 0 लगाया, तो अब कितना जाएगा 0, ठीक है, आपको बात समझ आई, 9 एकम 9 खत्म हो गया, ये 0 आया तो नहीं गया तो 0 लगा दिया, फिर 7 उतारा तो भी नहीं गया तो 0 लगा दिया। अब क्या करेंगे, फिर से देखिए एक बार, हल्की सी कंफ्यूजन आ रही है, देखिए 9 एकम 9 खत्म हो गया, ये 0 उतारा पहली बार, भाग गया नहीं, हमने ये वाला 0 लगा दिया, फिर 7 उतारा फिर भी भाग नहीं गया, फिर हमने ये वाला 0 लगा दिया, अब हमने क्या ये वाला 0 लिया, भाग नहीं जाएगा तो फिर से 0 नहीं लगाएंगे हम इसका, आगे बात, क्योंकि तीन संख्या उतारी अभी तक, भाग तो गया नहीं था, तो इन तीनों के अलग अलग 0 3 0 हो गए, अब 70 आया, ठीक है, और 9 8 72 होता है कि 9 9 81 और 9 8 72, तो 9 7 63 ही तो जाएगा ये, 9 7 63, 10 में से 3 गया 7, यहाँ 6 में से 0, अब आ गया 7, ठीक है, 9 8 72, 9 9 81, तो 9 से 8 बार जाएगा, 9 8 72, ठीक है, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 7 गया 0, तो शेषफल कितना आ रहा है देखिए, शेषफल आ रहा 5, और क्वेश्चन में क्या पूछा था
9 से भाग देने पर शेषफल है, शेषफल ही तो पूछा था, तो आपका शेष कितना आ रहा है 5, तो ऑप्शन नंबर 2 देखो दिया है। ठीक है, भाग करा के देखेंगे आपको खुद पता चल जाएगा, नॉर्मल सा छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 5 आपका शेषफल होगा, ये उत्तर सही है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या एंड दे रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। अगर एक मछली 3 किलो की है तो वो 1 किलो की बचती है अगर सुखा दिया जाए तो। सुनीता ने क्या किया है, 1500 किलो ताज़ा मछली खरीदी। ठीक है, 1500 किलो ताज़ा मछली 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदी है। ठीक है, सुनीता ने कितनी 1500 किलो ताज़ा मछली रुपये 25 प्रति किलो के भाव से खरीद कर उसको सुखाकर 80 रुपये प्रति किलो के भाव से बेच दी। वह इस प्रकार कमाती है, मतलब उसका प्रॉफिट कितना है, ये क्वेश्चन को आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहे तो पहले आप निकालिए। 1500 किलो मछली थी। ठीक है, 1500 किलो मछली थी और सबसे बड़ी बात क्या, 25 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदी है, तो 25 का आप इसमें क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए। 1 किलो मतलब 1 किलो 25 की, तो 1500 किलो कितने की होगी, 1500 गुणे 25 करिए आप, 0 0 5 से करिए 0 0, 5 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, 0 0 5 25 5 हासिल लगा 2, 5 1 5 5 2 7। ठीक है, देखिए 15 5 75 तो होता है, 0 0 2 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 1 कम 2 और 1 3, 0 0 5 7 और 3 कितने की आ गई आपकी 37,500 की मछली को खरीद के लाई है। 1500 किलो मछली 25 रुपये प्रति किलो के भाव से ही कितने खरीद के लाई है, 37,500 रुपये की वो मछली खरीद लाई। ठीक, अब देखिए आगे क्या, उनको सुखा भी रही है। अब जब सुखाएगी तो देखो मछली कितनी मछली खरीद कर आई थी, वो 1500 किलो मछली खरीदी थी ना, और सुखाने पे भार कितना हो जाता है 1/3, तो अब सुखाएगी तो 1/3 ही बचेंगी। काटो 3 × 5 = 15 500, मतलब वो सुखाने के बाद मछली कितनी किलो बची है, 500 किलो बची है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको, जब लाई थी तो 1500 किलो की थी, अब वो सूख गई है तो कितने की हो गई, 500 किलो की हो गई है। ठीक है, 500 किलो मछली थी, 1 किलो कितने की बेच रही है, 80 रुपये प्रति किलो बेच रही है। जब 80 रुपये की 1 किलो थी तो 500 किलो की कितने की होगी, बस गुणा करा लीजिए, 2 0 इसके 3 0 इसके 1 0 इसका 3 0 हो गए, 8 5 40। तो कितने की बेच दी उसने, देखो 40,000 रुपये की बेची है, और खरीदी कितने की थी, 37,500 रुपये खरीदी थी और 40,000 की बेच दी, तो उसने कितना कमाया, तो 40,000 37,500 माइनस कर दीजिए, 0 0 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 2 गया 9 में से 7 गया 2, और ये खत्म हो गया। ठीक है, कितना कमाया उसने, 2,500 रुपये उसने कमा लिया। देखिए ऑप्शन नंबर पहले में दिया 2,500 रुपये। ठीक है, समझ गए होंगे आप। 1500 किलो लाया था, 1500 किलो लाई थी ताज़ा मछली 25 के हिसाब से, टोटल 37,500 की, फिर सुखाया तो 1/3, 1500 किलो थी, 500 किलो बची, फिर क्या 1 किलो 80 रुपये की बिक रही, तो 500 किलो 40,000 की होगी, माइनस कर दिया 2,500। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 में कहा है, निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए। पहला प्रतिरूप देखिए क्या है, 9 - 1 भाग 8 बराबर 1। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए पहले तो इसके ऐसे क्वेश्चन समझने के लिए आप ऐसे समझिए, अगर ये 9 देखिए 9 9 8 9 8 7 9 8 7 6, और ये 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 ये तो बढ़ रहा है, और यहाँ पे देखिए ये भाग सही है, तो आंसर देखिए क्या आ रहा है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर आप अगली सीरीज देखते क्या होगी, देखिए इस प्रतिरूप को देखिए 9876 तक था, 987654। देखिए ध्यान से पहले समझिए इसमें क्या है, एक स्टेप अगर इसके आगे का स्टेप देखते तो क्या आता, अगर आगे का स्टेप देखते तो आप 98765 माइनस 4 की जगह 5 और फिर भाग 8, यही आता ना अगला स्टेप। लेकिन ध्यान से देखिए ये स्टेप नहीं है अगला, उसने इसके भी अगले का स्टेप पूछा। देखिए तो 98765 और 4 एक्स्ट्रा है, देखिए यहाँ 6 के बाद 5 आएगा ना, देखिए 9876 तो 5 आता कि नहीं आता, तो इसने क्या दूसरा स्टेप पूछा एक अगला, तो इसकी अगर वैल्यू हम कहते हैं इसकी, अगर हमने जो अपने मन से लिखा है इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो ध्यान से, ये 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो इसकी कितनी होती, 1 2 3 4 5 होती, इसकी वैल्यू होती। ठीक है, और इसने एक स्टेप ज़्यादा पूछा, देखो 9 8 7 6 5 और 1 4, -5 की जगह पे -6 8, तो इसका उत्तर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 होगा। ठीक है, कोई ऑप्शन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 ये दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, समझ गए ना आप। इसने जो क्वेश्चन पूछा है वो इसके एक छोड़ के अगला वाला अल्टरनेट करके क्वेश्चन पूछा उसने। 9876 तक दिया था, अगला पूछता तो क्या होता 98765 होता, लेकिन नहीं, उसने 6 के बाद सीधे 4 दिया है, तो 5 वाला तो उसने एक छुपा लिया ना, तो 5 वाले का आंसर ये होगा, तो 6 वाले का आंसर क्या होगा,
देखिए आप 1,23,456 या 12,34,56, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका आंसर सही होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। छोटा सा नॉर्मल रीजनिंग का क्वेश्चन था, 37 का दूसरा सही होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा है, एक बोतल में 750 मिली जूस भरा जाता है। एक बोतल मतलब 750 ml की है, और दूसरी मतलब और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टन बोलते हैं, कार्टून जो भी बोलते हैं, गत्ता में पैक किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले 750 मिलीलीटर एक बोतल की है। 750 किसकी है, एक बोतल में आता है 750 ml एक बोतल में आता है। तो 6 बोतलों में कितना आएगा, तो पहले गुणा करके आप निकालिए, एक कार्टून का तो निकले वेट कितना है। ठीक है, अब उसने देखिए क्या एक कार्टून में पैक किया जाता है, 450 लीटर जूस के लिए कितने कार्टून की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, कार्टन देखते हैं आगे क्या होगा। अब पहले तो एक बोतल का 750 ml था, तो 6 बोतल मतलब एक कार्टन का वजन निकालिए पहले कितना होगा। जीरो की जगह तो जीरो ही आ जाएगा, 6 पंचे 30 की जीरो, हासिल लगा 3, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45। ठीक है, ये कितना ml में है। और आगे की बात किस में हो रही, देखिए लीटर में हो रही है। हमने आपको बताया था यूनिट्स आपकी सेम होनी चाहिए। ये 750 मिली है और ये लीटर है, तो इसको भी लीटर में बनाइए। लीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। 4500 में 1000 से भाग दीजिए आप, तो कितना बनेगा 4.5 LTR का मतलब लीटर। ठीक है, 4.5 लीटर एक कार्टून में। एक बोतल में 750 ml आता है और एक कार्टून में 6 बोतलें हैं, तो अगर हम छइयों का वजन पूरा देखते हैं तो कितना आएगा, 4.5 लीटर आएगा 6 बोतलों का। ठीक है, 4.5 लीटर का एक कार्टन है। दूसरे में क्या दिया, देखो 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टनों की संख्या, तो आवश्यक पूरा दूध कितना है, पूरा जूस कितना है 450 लीटर। 450 लीटर पूरा है और एक कार्टन में कितना आ रहा है, 4.5 लीटर आ रहा है। तो कितने कार्टन की आवश्यकता होगी, तो भागी तो होगा। टोटल आपका मटेरियल ये था, एक कार्टन में इतना आ रहा है, तो कितने कार्टन होगी। देखिए दशमलव हटाइए, जीरो लगा दीजिए, 45 एकम 45 और डबल जीरो, तो कितने कार्टन की आवश्यकता होगी, 100। ऑप्शन नंबर 4 आपका दिख दिया है। ठीक है, तो एक बार देखिए, पहले 750 ml एक में आता था, हमने 6 का गुणा किया, तो एक कार्टन में 6 आती थी, इसलिए 6 का गुणा किया। 450 ml 4500 ml आता है एक कार्टन में, लेकिन आगे लीटर में दिया तो हमने इसको लीटर में चेंज किया। तो कहने का मतलब एक कार्टन में 4.5 लीटर आता है जूस। ठीक है, और हमारे पास पूरा 450 लीटर जूस था, तो हमने भाग कर दिया। 450 लीटर टोटल जूस था, एक कार्टन में 4.5 लीटर आ रहा था, तो कितने कार्टन होगी, भाग दे दिया, तो आ गया क्या आंसर, 100 आ गया। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर नंबर 4 100 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, आयताकार बक्सा है, उसकी लंबाई 4, चौड़ाई 3 तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आपको देखो आयतन निकालने के लिए कह दिया उसने। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। ठीक है, एक बक्से की, तो पहले आप आयतन निकालिए एक बक्से का। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये तो होता है LBH। एल देखिए 4 सेंटीमीटर, B 3 सेंटीमीटर, H 2 सेंटीमीटर। 4 3 12, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए एक बक्से की कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर क्यूब आ गई है एक बक्से। देखो अब आप बक्से के तो निकाल रहे, तो यहाँ तक में आयतन निकाला आपने, तो एक बक्से का आयतन कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर क्यूब एक बक्से का आयतन है। लेकिन हमारे पास टोटल घन कितने हैं, 8684 सेंटीमीटर घनों को पैक करना है, तो कितने बक्से लगेंगे। देखो हमारे पास 8664 ये टोटल घन थे। मान लीजिए कोई भी टॉफ़ी या बिस्किट पैक करना है इतने, तो एक डिब्बे में 24 आ रहा है, मान लो एक का होगा, तो इतने हम अगर पैक करने तो कितने डिब्बे लगेंगे। तो टोटल हमारे पास इतना था, और एक में कितने आ रहे हैं, एक बक्से में 24 ही तो आ रहे हैं, तो हम 24 के भाग दे देंगे तो बक्सों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप, एक का 24 निकाल लिया हमने। दूसरे में देखिए 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करना है, तो ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता होगी, एक बक्से का इतना मटेरियल है, तो पूरे में कितना होगा, तो 24 से भाग दे लो भाई, 8664। 25 मानो एक मिनट लिए, तो 25 यहाँ 75 होता है, ये 86 है, तो 25 चौको 100, तो 3 ही बार जाएगा। 3 चौको 12 की 2, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 1 7 72, माइनस 6 में से 2 गया 4, 8 में 7 गया 1, फिर 6 आ गया। 25 होता है, तो देखो 25 छिक्का 150 होता है। ठीक है, तो 24 से आराम से चला जाएगा, 25 छिक्का 150, तो 24 छिक्का देखो 6 चौको 24 की 4, हाथ से लगा 2, 6 दूनी 12 2 14, 144, बचा कितना 2, एक 4 और आ गया। फिर आगे क्या होगा, 24 एकम 24,
खत्म हो गया। तो देखिए कितने आ गया आंसर आपका, भागफल तो यही है ना 361, तो आंसर भी आपका सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया है। तो कितने कार्टून क्या है, कितने बक्सों की आवश्यकता होगी, 361 बक्से चाहिए, क्योंकि एक बक्से में 24 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है और हमारे पास टोटल कितना पैक करना है, 8664 सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर घन। ठीक है, इसलिए हमने पूरे में एक बक्से को डिवाइड कर दिया, तो हमारे बक्सों की संख्या कितनी आ गई, 361। इसलिए क्वेश्चन नंबर 39 में ऑप्शन नंबर दूसरा 361 बक्से आपका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। ठीक है, 1/3 आपने क्वेश्चन में दे दिया है, 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखनी है। कक्षा 4 के शिक्षार्थी से पूछा गया यह सवाल की ओर संकेत करता है। मतलब 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखने के लिए कक्षा 4 के एक विद्यार्थी से कहा गया है और ये किसकी ओर संकेत करता है। ऑप्शन देखिए, पहला क्या है, निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। प्रक्रमणकारी मतलब सोचते हैं प्रक्रम मतलब 3 के बाद 6 ऐसे, यही तो होगा। अगर हमें समतुल्य निकालनी तो क्या करें, हम 2 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो 2/6 हो जाती है समतुल्य, काटेंगे फिर 1/3, यही तो होती है। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन आपका सही हो सकता है, क्योंकि ये निम्न स्तरीय कार्य है। ठीक है, तो देखिए पहला आपका सही हो सकता है। दूसरा देखते क्या है, निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित नहीं, रटने पर आधारित नहीं है। और फिर आगे क्या है, उच्च स्तरीय मांग कार्य, नहीं तो उच्च स्तरीय तो नहीं है ये ना, निम्न स्तरीय है। एक ऑप्शन दिया आपको उसी टाइप से तो ढूंढने हैं, तो ये उच्च स्तरीय थोड़ा ना होगा, ये क्या है, निम्न स्तरीय है। तो आगे क्या है, फिर अगला उच्च स्तरीय दिया है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन से, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, चौथा भी गलत हो गया। तो बचा क्या है आपके पास, एक ही ऑप्शन तो बचा है, निम्न स्तरीय मांग कार्य है, बात सही है, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपका यही करेक्ट आंसर होगा। इसलिए आपका 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा कि 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखने के लिए अगर कक्षा 4 के शिक्षार्थी से कहा गया है तो वो क्या है, यह संकेत कर रहा है कि यह निम्न स्तरीय मांग कार्य है, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला 41 है। इसमें क्या कहा गया है, कक्षा प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। दशमलव संख्याओं की तुलना करते हैं या लिखते हैं तो उनमें त्रुटि करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 0.50 की जगह 0.5 से बड़ा है। ठीक है, इसमें क्या बड़ा छोटा भी ढूंढ लेते हैं, जबकि है तो वो बराबर ही ना, बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। ये त्रुटि क्यों होती है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, कक्षा में इस प्रकार के सवालों का अभ्यास का अभाव है। ठीक है, अभाव तो नहीं होगा क्योंकि बताया तो गया ही होगा, तो आपका पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा, कक्षा में अभाव नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव। मूर्त अनुभव, संख्या रेखा पर तो उन्होंने क्या किया होगा, मूर्त अनुभव, अमूर्त अनुभव मूर्त अनुभव दोनों किए होंगे। ठीक है, पर इसमें एक ही की बात हुई है, तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या, शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे हो तो। ठीक है, चौथा देखिए क्या है, अब देखिए 3 गलत हो गया तो पक्का चौथा ही आंसर तो होगा ही। क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, यही है। देखिए क्या है, क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना उनके दिमाग में है, इसलिए क्या है, उनमें त्रुटि के संभावित कारण बन जाते हैं और वो 0.50 और 0.5 में डिफरेंस में छोटा या बड़ा मानने लगते हैं। जबकि हमने आपको बताया 0 के बाद मान लीजिए 5 लिखा है ऐसे, तो आप कितने 0 लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0.00005 ये लिखेंगे तो इस दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 0.5 में और 0.50,000 में इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर चौथा, क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पनाएं हैं उसके माइंड में। ठीक है, ऑप्शन सही है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें क्या कहा गया है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय या जनरल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। क्या करता है, शिक्षक शिक्षार्थी को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग सिखा रहा है और विषय के साथ गणितीय जनरल पत्रिका, मतलब गणितीय जनरल एक पत्रिका का नाम है, तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है, मतलब ये किस लिए है। तो पहला देखिए ऑप्शन क्या है, शिक्षार्थियों को गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा कराना नहीं है। ठीक है, मतलब वो तो सब जानकारी देने की कोशिश कर रहा है, तो परीक्षा तो नहीं दे रहा है, पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध करा रहा है। साझा करना है, साझा किसी के साथ करेगा ना, पर ये तो आपको जानने पहचानने के लिए है, पर दूसरा देख लेते हैं, ठीक हो सकता है दूसरा। तीसरा देखिए क्या, गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना, कहीं शिक्षार्थियों की सहायता हो रही है क्या इसमें, नहीं तो तीसरा गलत हो जाएगा।
ठीक है। चौथा देखिए क्या है, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान और विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता कर रहा है। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, शिक्षार्थियों की सहायता कर रहा है या नहीं कर रहा है ये नहीं पता, लेकिन इसमें एक चीज़ क्या दी है, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठा रहा है। ठीक है, दोनों के में संबंध बैठा रहा है। और आपका दूसरे में क्या कहा था, शिक्षार्थियों को सिर्फ औसत ही मिल रहे थे और साझा समझ। तो ये देखिए दोनों, दूसरा ऑप्शन तो इसके अंदर घुसा हुआ है ना, और चौथा और थोड़ा सा बढ़ा ही हुआ, यहाँ तक का तो बढ़ा है, बाकी तो दूसरा ही ऑप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप दूसरा काट दीजिए। ठीक है, पहला गलत था, दूसरा आपने कटवा दिया, और तीसरा आपका गलत है ही, तो बचा क्या है, सिर्फ चौथा ही तो बचा है, जो आपका चौथा सही आंसर होगा। इसलिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर जो 42 दिया हुआ है, एक शिक्षक शिक्षार्थी को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के गणितीय जर्नल या पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। इससे क्या होगा, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान और विचार को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। आपका करेक्ट आंसर चौथा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कहा क्या गया है, वैन हिल। ठीक है, इनका नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा हुआ है, पर इनका नाम वैन हिल है। ठीक है, वैन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं। ठीक है, जैसे आपके पियाजे ने 4 संक्रियाएं बताई थी, वैसे ही वैन हिले ने 5 बताई हैं। चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। ठीक है, चाक्षुषीकरण का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को संख्याओं के हिसाब से, मतलब जैसे क्या है, आपने चतुर्भुज बनाया तो इसमें 4 भुजाएं होंगी तो मतलब चतुर्भुज होगा, 3 भुजाएं होंगी तो त्रिभुज होगा, या 1 रुपये 2 रुपये तो उसमें 1 बना है 2 बना है, इस टाइप से क्या होता है, चाक्षुषीकरण। ठीक है, दूसरा क्या है, विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब है कोई चीज़ आपको दी गई हो और आपको माइंड लगा के अपना दिमाग का इस्तेमाल करके कोई चीज़ निकालनी हो, वो क्या होगा, विश्लेषण। तीसरा क्या है, अनौपचारिक निगमन। औपचारिक की सहायता से अनौपचारिक निगमन, या कोई भी चीज़ नई आपको बताई जा रही हो उसका आपका ज्ञान। चौथा क्या है, औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन मतलब वही जो आपके लिए महत्वपूर्ण है या वही आपको बताना चाहिए, उसका निगमन। और क्या है, दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब आप जानते ही हैं। ठीक है, अच्छे से काम करना है या कोई भी मन लगा के, इस टाइप से दृढ़ता। ठीक है, देखिए अब अगला क्या है, 43 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कक्षा 3 के एक छात्र को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए हुए हैं। वह भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। भुजाओं की संख्या के अनुसार, देखो भुजाओं की संख्या के अनुसार वर्गीकृत कर रहा है। ठीक है, यह बच्चा वैन हिले के ज्यामितीय विचार के किस स्तर पर है। सबसे पहले देखिए हमने आपको सीधे बता दिया था, चाक्षुषीकरण क्या होता है, या तो आप संख्याएं गिनो कि ये चतुर्भुज है तो 4 भुजाएं, त्रिभुज है तो 3, या 1 2 3 4 संख्याओं को गिनना और उन्हें समझना। कहने का मतलब देख के समझना और गिनना, ये किसके अंदर आता है, चाक्षुषीकरण के आता है। और यही वो कर रहा है इसमें, देखिए भुजाओं की संख्याओं के आधार पर इसको वर्गीकृत कर रहा है। तो आपका चाक्षुषीकरण अगर ऑप्शन है, हाँ देखिए है, तो आपका क्या होगा, इसमें पहला आंसर ही सही होगा, चाक्षुषीकरण। क्योंकि वो भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुज या किसी भी आकृति को अलग कर रहा है। किसके आधार पर, भुजाओं की संख्या के आधार पर। ठीक है, इसे हम किसके अंतर्गत लाते हैं, इसे हम चाक्षुषीकरण के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वैन हेले का ऑप्शन नंबर पहला चाक्षुषीकरण है, जिसमें ये क्वेश्चन दिए गए हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, संख्याओं 3 4, संक्रियाएं मतलब जोड़ भाग गुणा, और संकेतों, ये संकेत भी आप इन्हीं को बोल सकते हो, घड़ी के 2 कांटों मतलब छोटी सुई और बड़ी सुई के विभिन्न सिक्कों, और विभिन्न सिक्के, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, ऐसे आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है। कठिनाई प्रदर्शित करने का मतलब क्या है, उसे ये सब समझ नहीं आ रहा है कि किसका सिक्का है, कितना बजा हुआ है, कौन संख्या क्या है। ठीक है, इसका नियतार्थ मतलब क्या होगा, सबसे सुटेबल, जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही वे हैं। ठीक है, ये जो बाधाएं आ रही क्या हो सकती हैं जो उसे नहीं समझ में आ रहा है। पहला क्या है, कमजोर शाब्दिक चाक्षुष श्रव्य और कार्यकारी स्मृति। पहला क्या है, कमजोर शाब्दिक। कमजोर शाब्दिक, अगर उसे बोलना नहीं आता तो लिख तो सकता है ना, लेकिन क्या है वो लिख भी तो नहीं पा रहा है। चाक्षुष श्रव्य और कार्यकारी स्मृति। ठीक है, स्मृति पर हो सकता है, देख लेते हैं क्या होता है, पहला आप इसको साइड में रख लीजिए। दूसरा देखिए क्या है, कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, जैसे चाक्षुषी विभेदीकरण, नहीं रटने वाला तो कोई क्वेश्चन नहीं, सब अलग अलग टाइम है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, चाक्षुष प्रक्रमण नहीं है इसमें। प्रक्रमण में क्या होता, सेम वही चीज़ उसी से रिलेट करके अगर बतानी होती है तब होता है प्रक्रमण। ठीक है, तीसरा क्या है, कमजोर भाषा प्रक्रमण। कमजोर भाषा प्रक्रमण योग्यता, जैसे अभिव्यक्ति सब भंडार नहीं है, अगर उसे आता तो किसी और माध्यम से बता सकता था, अगर उसे भाषा बोलनी नहीं आती तो। ठीक है, तो तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा क्या है, कमजोर गणित कौशल, पढ़ना लिखना कौशल। ठीक है, क्या बोला देखिए,
कमजोर गणित गतिक कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल। सबसे पहली बात क्या आ गई, पढ़ना और लिखना कौशल की बात कर रहा है इसमें वो। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो कौशल है ना आपके, कौशल क्या, पढ़ना लिखना, ये कब कौशल, तो ठीक है पढ़ना लिखना कौशल नहीं, ये तो उसको आता है जरूर थोड़ा, नहीं तो आपका चौथा भी गलत हो गया आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, अब ये थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन में फंस गया। पहला क्या था, कमजोर शाब्दिक चाक्षुष और श्रव्य और कार्यकारी स्मृति। तो देखिए इसमें चीज़ क्या हम लोग भूल गए, श्रव्य की बात हो रही, सुनने की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर तो पहला भी गलत लगने लगा। अब देखिए बचा क्या आपका, हमको तो सारे गलत लगने लगे। अब क्या होगा, देखिए क्या, कमजोर आपका चाक्षुष से प्रक्रमण योग्यता तो हो सकती है। ठीक है, जैसे क्या इसमें कमजोर शाब्दिक है, शाब्दिक नहीं मतलब शब्द उसको अगर बोलना नहीं आ रहा तो शब्द भी नहीं आ रहा, तो पहला तो आपका एकदम गलत खल हो गया। इसमें क्या चाक्षुष से प्रक्रमण दिया हुआ है, मतलब क्या देख के नहीं बता पा रहा है, जैसे क्या है विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वय। ठीक है, दूसरा, और कमजोर भाषा प्रक्रमण नहीं, ये नहीं, तीसरा तो एकदम ही गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाएगा। तो आपका देखिए इन चारों में एक क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर दूसरा ही लग रहा है जो थोड़ा ठीक हो सकता है इसके हिसाब से। क्या, कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वय। ठीक है, समन्वय आपका यही इसमें सबको सुटेबल लग रहा है, इसलिए आपका क्या होगा, आप क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर दूसरे को आप अपना आंसर बनाइए। ठीक है, 44 का क्या होगा, आंसर नंबर दूसरा होगा। एक बार हम फिर से बता देते हैं, कमजोर चाक्षुष से प्रक्रमण योग्यता, चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता मतलब जैसे हमने बताया संख्या को देखना या भुजाओं के आधार पर बांटना, ऐसा। ठीक है, जैसे अब इसमें दिया हुआ चाक्षुष विभेदीकरण, विभेदीकरण का मतलब क्या है, ये तीन डंडों से बना है तो त्रिभुज, 4 डंडों से बना हुआ तो क्या होगा, चतुर्भुज। ठीक है, और अगला क्या दिया हुआ, स्थानिक संगठन, स्थानिक संगठन मतलब समझते हैं, किसी भी एक स्थान का एक संगठन होना चाहिए, जैसे एक 3 4 5 है इनका लासा लेते हो तो उसका जो संगठन आता है कि नहीं आता है, तो वो संगठन हो जाता है। अगला क्या है, और चाक्षुष से समन्वय, चाक्षुष समन्वय मतलब अगर आपने आंखों से देखा है कि 4 जो भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज है, तो हाँ ये 4 भुजाओं से घिरी आती है, चतुर्भुज तो है, आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से, इसलिए आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर नंबर दूसरा ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप दूसरे पर टिक करिए सही। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, देखिए एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है। ठीक है, एनसीएफ 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम का बल देती है, क्योंकि यह पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है, पहला देखिए क्या दिया हुआ है, पहला दिया परिभाषाओं और सूत्रों को याद करना, नहीं याद करने की कोई प्रक्रिया नहीं करता। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है नियमित गृह कार्य जमा कराने। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा एक मिनट लिए छोड़िए। तीसरे में देखिए क्या है, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी। ठीक है, ये हो सकता है तीसरा। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर चौथा क्या कह रहा है, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 के हिसाब क्या है, एक शिक्षक लेकिन बाल केंद्रित है, तो शिक्षक के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, दूसरा तीसरे में क्या है, नियमित गृह कार्य जमा कराना, नहीं नियमित गृह कार्य जमा कराना रचनावादी, तो ये आपका एकदम गलत हो जाएगा। बचे आपके पास तीसरा और चौथा है। तीसरे में क्या दिया है, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी। ठीक है, फिर आगे तीसरे में क्या दिया है, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। ठीक है, और शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन, इन सब में देखिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा ही है जो सुटेबल लग रहा है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 45 का आपका आंसर नंबर तीसरा ही आपका करेक्ट होगा। ठीक है, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। ठीक है, 45 का ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा है, निम्नलिखित बिंदुओं का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजन आरेख हैं। ठीक है, 15 सब में देखिए 3 2 5 मतलब हर एक में क्या है 15 बॉल्स दी हुई है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, सब में 15 बॉल हैं। ठीक है, 15 को प्रदर्शित करने वाला संयोजित आरेख है। ठीक है, अब देखिए आगे अगला क्या दिया हुआ है, 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के उपयुक्त तरीके को। ठीक है, 15 अथवा अन्य संख्या को प्रदर्शित करने के उपयुक्त तरीकों को, मतलब जैसे इसमें 15 ऊपर 15 बॉल से 15 संख्या को निरूपित किया गया या प्रदर्शित किया गया है, ऐसे ही क्या हो गया, किसी 15 या किसी अन्य संख्या को भी प्रदर्शित करना हो तो उपयुक्त तरीकों को संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे ही जो ग्राफ बने मतलब पढ़ाने के लिए, संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे, देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं आपके क्या है ऑप्शन। देखिए ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है क्षेत्रफल और संचयी प्रकृति।
क्षेत्रफल और संचयी प्रकृति, नहीं पहला तो नहीं होगा। ठीक है, क्षेत्रफल, इसमें क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं होगा। आप इसे एक काउंटिंग या गिनती तो बता सकते हैं, क्योंकि गोले क्या है, आप गोले बनाएंगे तो हो सकता है अलग अलग नाप के हो। दूसरा क्या है, गुणन की संचयी प्रकृति, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान आयत का क्षेत्रफल, नहीं ऐसे तो आप नहीं बता पाएंगे। क्या, क्यों नहीं बना पाएंगे? जैसे क्या, गुणन की संचयी प्रकृति, बात ठीक है आपकी, गुणन की मतलब 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे। तो अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, नहीं, इससे ऐसा कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो दूसरा भी आपका गलत हो गया। तीसरा देखिए क्या है, दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करने, दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करने गुणन की संचयी प्रकृति, गुणक अस्मिता, ठीक है, भूलना, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, मात्रात्मक इकाई का प्रयोग करते हुए आयत का क्षेत्रफल पूछा है इसमें। ठीक है, पर हम चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। देखिए चौथे ऑप्शन में क्या कहा है, दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन है, एक संख्या, दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो भी सुटेबल लग रहा है और ऑप्शन नंबर चौथा भी सुटेबल लग रहा है, पर इसमें देखते हैं कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला था, एक दोनों में क्या कॉमन है, दो संख्याओं के उत्पादक के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करने, इसमें भी यही है। गुणन की संचयी प्रकृति में भी है। गुणक अस्मिता इसमें भी है। देखिए इसमें गुणक है, इसमें गुणन है। ठीक है, गुणक या गुणन ठीक है, एक ही बात होगी। अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान, इतना। ये तो देखिए तीसरा और चौथा सेम है, यहाँ तक चौथा तो पूरा आ गया तीसरे में। फिर आगे क्या दिया, मात्रात्मक इकाई का प्रयोग करते हुए आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए यहाँ तक का तो आपका ठीक था, पर आप इससे आयत का क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, ये दिए अगर इसमें बॉल भर दी तो इसमें आपका आयत का क्षेत्रफल पता चल जाएगा क्या? काउंटिंग के लिए अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ काउंटिंग ही तो पता चलेगी, क्षेत्रफल की इसमें कोई बात ही नहीं आएगी। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा गलत हो जाएगा, चौथा जो बचा वही सही होगा। ठीक है, इतना तो सही है, लेकिन आयत का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते आप इससे। ठीक है, इसलिए आपका तीसरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। मुक्त अंत वाला पता है क्या होता है? मुक्त अंत वाला हमने आपको बताया जिसके आंसर करने का तरीका एक ना हो, मतलब एक से अधिक हो। मुक्त अंत वाला जैसे 2 + 5 दिया गया तो 2 + 5 8 ही तो होता है, तो इसका आपको और कोई रास्ता ही नहीं है, आपको 2 और 5 8 ही करना है। और कोई ऐसा क्वेश्चन जैसे उसने आपका पिछला क्वेश्चन था कि 8 कोई दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 हो, तो कोई भी दो संख्याएं हो सकती हैं। आप 2 5 बता दो, 3 4 बता दो, मतलब कुछ भी बता सकते हो, कहने का मतलब 4 4 बता दो। ठीक है, तो इसमें कई ऑप्शन होंगे। तो मुक्त अंत वाले का मतलब होता है ऑप्शन कई सारे हों एक ही चीज़ को करने के। ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन ना हो। जैसे पहला देखिए क्या है, संख्याएं आरोही क्रम में लिखी है, तो अगर आरोही क्रम में लिखने के लिए ये संख्याएं दी है तो आप इन्हीं संख्याओं को तो लिखेंगे ना आरोही में। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ये जो संख्याएं दी हैं इनको आरोही क्रम में लिखिए। तो जो संख्याएं इतनी दी हैं आप इन्हीं संख्याओं से तो आरोही क्रम लिखेंगे, और दूसरी तो जा नहीं सकते हैं, तो मुक्त अंत इसमें तो नहीं होगा। दूसरा क्या है, कौन सा बड़ा है। देखिए अब यही दो दिए हैं, इन्हीं दोनों में तो हमें बताना है कि कौन बड़ा है, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो आपका ये भी नहीं होगा मुक्त अंत वाला। तीसरा देखो क्या है, 2.7 से बड़ी कोई चार संख्या लिखो। देखो इसने वर्ड क्या किया, कोई भी, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं कि आप यही लिखो या वो लिखो, कोई भी आपका जो मन हो वो संख्याएं लिखो, 4। ठीक है, तो आपका ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। पर तीसरे चौथा देखते हैं क्या, 2/7 से 7 ज़्यादा क्या है, 7 ज़्यादा क्या है। ठीक है, तो ये आपका एक ही है, इन्हीं दोनों में कैलकुलेशन घूमेगी, तो आपका चौथा भी गलत हो जाएगा। बचा सिर्फ तीसरा ही है। क्या तीसरा है, 2.7 से बड़ी कोई भी चार संख्याएं लिखो। ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है। ठीक है, इसलिए 47 का आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, 2.7 से बड़ी कोई चार संख्याएं लिखो, आपका करेक्ट आंसर होगा 47 का तीसरा। ठीक है, अगला देखते हैं अगला क्या दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए क्या दिया है, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों से परिचय कराना है। सरल आकृतियाँ जैसे मतलब समझते हैं आप, जैसे ये है आयत बनाया, लंब ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें 90 अंश से कोण है, और किनारों से परिचित कराना है इनसे। ठीक है, कराने के लिए सबसे उत्तम उपकरण क्या होगा। पहला क्या है, जियो बोर्ड। हाँ आपका जियो बोर्ड हो सकता है। जियो बोर्ड आप जानते हैं, इसमें क्या एक बोर्ड होगा और बहुत सारी पिन निकली होती है, उसमें हम रबड़ फंसा के एक आकृति बना के सबको दिखा सकते हैं, तो जियो बोर्ड तो ये हो गया। दूसरा क्या है, 3D सॉलिड्स के नट्स।
3D सॉलिड किरण आप बता सकते हैं, पर इससे क्या 3D बताएंगे, इसमें 3D में वो और कंफ्यूज होगा ढंग से, ये तो 2D में ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण आपका अभी इन दोनों में तो जियो बोर्ड है, दूसरा तो नहीं होगा। पर आगे देखते हैं क्या है, क्यूब्स। जैसे क्यूब्स है, क्यूब्स में अगर आपने क्यूब्स रखे हैं, मान लो लूडो का पासा ले लिया, उसमें लंब कैसे पता कराएंगे आप अंदाजे तो मारेंगे, लेकिन बच्चों को सिखाना तो उन्हें तो दिखना चाहिए ना, तो आपका तीसरा भी गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बचा है अभी। चौथा, श्याम पट्ट का तल। श्याम पट्ट का तल इसमें आप ऐसे बना कर तो दिखा देंगे, पर जियो बोर्ड्स में क्या है, जियो बोर्ड में आप उसमें क्या है, आपको 3D का कुछ अनुभव होता है, क्योंकि तार आप मानते हैं तो तार थोड़ा ऊपर होता है और जो नुकीले निकले होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। तो श्याम पट्ट का तल भी नहीं होगा, ना क्यूब्स होगा, ना 3D सॉलिड्स के नोट्स होंगे। आपका सबसे बेस्ट होगा जियो बोर्ड। ठीक है, आप आसानी से उससे दिखा सकते हैं। तो कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने के लिए सबसे उत्तम उपकरण क्या होगा, जियो बोर्ड आपका उत्तम उपकरण होगा। ठीक है, तो 48 का ऑप्शन नंबर पहला सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहा है, निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। क्या सवाल है, यहाँ 4 खंभे हैं जिनकी माप क्रमशः, 4 खंभों की माप है, एक से 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और 235 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 खंभे हैं, अलग अलग माप दी हुई है। यदि उनमें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है, मतलब जैसे क्या है, एक इतना लंबा, एक इतना लंबा, एक इतना लंबा, एक इतना लंबा मान लीजिए। ठीक है, ये खंभे हैं, इन्हें समान लंबाई में काटना है, तो सबसे छोटा है, ऐसे ऐसे काटेंगे ना, तभी तो समान लंबाई में कटेंगे। तो क्या है, तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी, ये लंबाई निकालनी नहीं, उसके आगे एक क्वेश्चन पूछा है, ये सवाल के लिए पूछा गया है। किसके लिए पूछा गया है, उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ये सवाल किसके लिए पूछा गया है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा। ठीक है, क्या गुणक और गुणज, गुणक और गुणज जानते हैं, मतलब एलसीएम और एचसीएफ के ही भाई हैं गुणक और गुणज। तो गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा नहीं ली जा रही। ठीक है, खत्म कर दीजिए इसे। दूसरा क्या है, एचसीएफ ज्ञात करने के कौशल की जांच, तो ये इसमें तो दोनों थे ना, नहीं तो आपका एचसीएफ भी नहीं निकलवा रहा हो। तीसरा क्या है, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने, हाँ ये आपका हो सकता है आंसर। चौथा क्या है, एचसीएफ और एलसीएम, इसमें फिर से आ गया समझ ना, गलत हो गया। तो एचसीएफ एलसीएम कुछ ऐसा नहीं है, तो बच रहा है आपका तीसरा ही ऑप्शन है जो सही होगा। ठीक है, ये 3 अगर खंभे बांटने के लिए, टुकड़ों को काटने के लिए प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी, ये पूछा गया है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा ही करेक्ट आंसर होगा। क्या, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चों की जो संकल्पनाएं बच्चों ने सीखी है उसकी समाधान कौशल को बढ़ाया जा सकता है इससे। ठीक है, तो आपका 49 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा है, निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तकों में से एक समस्या है। कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तकों में एक समस्या है, क्या है, निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। जैसे क्या है, पहला देखिए क्या है, एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। ठीक है, 10 दिन में इतना, तो 1 लीटर कितना। उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की दक्षता की ओर संकेत है, क्या है, देखिए आपको बताते हैं ब्लूम में। ब्लूम की देखिए ये है ज्ञान उसे होगा तभी तो पता है उसे 10 दिन में इतने लीटर दूध बेचता है, हाँ तो ज्ञान तो है। क्षेत्र की दक्षता की ओर, तो आप इसको हटाइए। दूसरा क्या है, लेकिन देखिए क्वेश्चन ने क्या पूछा, वह एक दिन में कितना, तो पहला क्या, ज्ञान नहीं, ज्ञान तो नहीं होगा। दूसरा बोधन तो नॉर्मल चीज़ है दोनों। ठीक है, तीसरा क्या है, विश्लेषण है, और चौथा है संश्लेषण। विश्लेषण का मतलब पता है आपको क्या है, जैसे क्या 10 दिन में इतना, तो एक दिन में कैलकुलेशन करना, वो क्या है, विश्लेषण। और संश्लेषण क्या है, उसके बाद की स्टेज होगी। तो ये क्या होगा, आपका इतने लीटर दूध में से इतने लीटर निकालना है, ये आपका विश्लेषण होगा या संश्लेषण होगा। तो देखिए उसने क्या कहा है, 10 दिन में एक, तो मतलब उसने दे दिया है 1410 लीटर दूध अगर वो बेच रहा है, तो आपका बचा क्या है, मतलब 1 लीटर की अगर वो पूछ रहा है, तो 1 लीटर में आपको क्या होगा, ये विश्लेषण में आएगा या संश्लेषण में आएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका विश्लेषण में आएगा, ना कि संश्लेषण में। ठीक है, संश्लेषण आप हटा दीजिए, बचेगा क्या आपका 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर तीसरा। विश्लेषण करेगा वो, कौन ज़्यादा कौन कम या कैसे निकालेगा, कैलकुलेट करके आपका आंसर देगा वो आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर तीसरा विश्लेषण आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह निम्न प्रकार के त्रिभुजों में भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है। ठीक है, त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुजों में 3 कोणों का योग 180 अंश है कि अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। अमूर्त प्रमाण है, ठीक है, अमूर्त प्रमाण को समझने में कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद किस चरण में है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पहला,
दूसरा क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है संवेद गति। तो पहले तो ये बचपन की होती ना संवेद गति की, तो ये तो आप सीधे सीधे हटा दीजिए। पूर्व संक्रियात्मक, उससे पहले क्या होता चाहिए, त्रिभुज के बारे में ज्ञान, तो वो होगा पूर्व संक्रियात्मक। इसका मतलब त्रिभुज का ज्ञान तो है उसे, तो आपका चौथा भी गलत हो जाएगा। 180 के जो अमूर्त प्रमाण को समझने में कठिनाई हो रही है उसके लिए कौन कौन से बच्चे, एक मूर्त संक्रियात्मक, एक औपचारिक। ठीक है, तो देखिए क्या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी आपको पहले सिखाई जाती है। ठीक है, और ये जो आपको क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है तो ये पहले थोड़ा नहीं है, उसकी बीच की कंडीशन है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। बच्चा क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो क्या होगा, पहला आंसर ही होगा मूर्त। अमूर्त प्रमाण समझने में कठिनाई हो रही है लेकिन उसे बाकी सब कुछ पता है, बस थोड़ी सी हिंट की जरूरत है। ठीक है, इसलिए आपका क्या है, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर पहला मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पहला आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे के गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है। बच्चे के गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूल गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। ठीक है, पहला क्या दिया हो, देखो गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना, और स्कूल गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास करना। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट था। यहाँ गणितीयकरण बच्चे की डैश क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत कर रहा है। गणितीयकरण किस विकास की तरफ या किस की ओर संकेत कर रहा है, ऑप्शन देखिए क्या है। पहला क्या, वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या क्रियाओं के प्रभावी निष्पादन। ठीक है, देख लेते हैं। अगला क्या है, स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण एवं उनका सत्यापन करने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यामिति नहीं, सारी चीज़ों पे होगा। तीसरा क्या होगा, शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण, नहीं, और भी अलग भी तो हो जाएंगे, और काफ़ी चीज़ें होती है मैथ्स में। चौथा क्या है, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने। ठीक है, तो पहला और चौथे में आपका चौथा ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। देखिए पहले में तो आपका घरमूल और वर्गमूल ही है, तो आप इसको हटा दीजिए, इसमें सब कुछ है। देखिए क्या है, पूर्व धारणाओं को, जो भी उसने पहले सीख रखा है, को तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करना है, मतलब अपना माइंड लगा के कुछ नया निकालो या नया क्वेश्चन करो, और अमूर्तन का संचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करना। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 52 जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का क्या है, जो गणितीयकरण है वो क्या है, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चों के संसाधन का विकास करना। 52 का ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 52 का 4। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 53 नंबर है। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं या विशेषताएं हैं। अच्छी पाठ्य पुस्तक कैसी होना चाहिए, आ में दिया है उसमें कठोर अभ्यास के लिए बहुत सारे अभ्यास हों, मतलब अच्छे से सिखाने के लिए कठोर अभ्यास, वही अच्छे से सिखाने के लिए कठोर अभ्यास के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। हाँ, ये सही हो सकता है। दूसरा देखिए क्या है, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। हाँ ठीक है, स्थितियों के अनुसार, जैसे उसने अब ये सीख लिया तो अब इसे ये बताया जा सकता है, तो दूसरा भी हो सकता है। सा क्या, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं। केवल हल किए हुए अभ्यास मतलब एग्जाम्पल्स जो दिए केवल वही, तो नहीं, उसको नहीं, एक्सरसाइज तो करानी पड़ेगी, तो आप तीसरा हटा दीजिए। सा दा क्या, उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। नहीं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो बचा देखिए क्या है, आ और बा ही तो बचा है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर पहले में दिया है और बा। तो क्या पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या होना चाहिए, उसमें कठोर अभ्यास के लिए बहुत सारे अभ्यास प्रश्न होने चाहिए और स्थिति के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। तो 53 का आपका ऑप्शन नंबर पहला आ तथा बा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पहला। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर है 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 पर बल देती है। किस पर बल देती है एनसीएफ 2005? ऑप्शन नंबर पहला देखिए, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। गणित में प्रत्येक, हाँ ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एनसीएफ 2005 में क्या कहा है, उसने कहा प्रत्येक बच्चा गणित पढ़ सकता है और उसमें इसका ऑप्शन भी यही दिया है, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। ठीक है, दूसरा देखते क्या है, शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। तार्किक एवं गणितीय योग्यता के लिए पहले परीक्षा होनी चाहिए। नहीं, पहले आप सिखाओगे तो प्राइमरी में, तब तो परीक्षा लोगे, पहले नहीं होनी चाहिए, पहले सिखाना है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखिए क्या है, निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग हो। निम्न उपलब्धि, ठीक है, निम्न जिसको कम समझ में आता है उसके लिए अलग गणित, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सबको एक ही गणित सीखनी है। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या है, चौथा है गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। चौथा क्या है, गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। गणित चयनित, नहीं ऐसा नहीं, सबके लिए गणित आवश्यक है।
ठीक है, और सबको पढ़ाई भी जाएगी, तो आपका चौथा भी गलत हो जाएगा। बचेगा क्या आपका ऑप्शन नंबर पहला। इसलिए क्वेश्चन नंबर 54 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस पे बल देती है? गणित में असफलता या गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है क्वेश्चन नंबर, अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया है, सबसे छोटा देखिए क्या, 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड मासा है और सार्वगुणनखंड लासा का अंतर पूछ रहा है, लासा और मासा का। ठीक है, तो आप निकालिए, पहले हम लोग निकाल लेते हैं लासा। ठीक है, तो इससे पहले 2 से देते हैं 5, तो 2 पंचे 10 और 35 ऐसे ही रहेगा। फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब 7 से जाएगा तो 1 1 1। तो देखिए लासा क्या है, 2 गुणे 5 गुणे 7, क्या होगा, 2 पंचे 10 सत्ते 70। ठीक है, लासा कितना आ गया, लासा आ गया आपका 70। ठीक है, 70 आ गया। अब अगला मासा है, मासा देखिए 5 से देंगे भाग 10 में, 5 दूनी 10 हटा दिया। फिर क्या 5 से अब किस में देंगे, 35 में, तो 5 सत्ते 35। तो आपका देखिए मासा आ गया, ये भी मासा आ गया 5, मासा आ गया 5 और लासा आ गया 70। और इनकी सार्वगुणनखंड अंतर पूछ रहा है, तो 70 में से 5 माइनस करो, कितना आ जाएगा, सीधे पता आपको 65। देखिए दिया तीसरे ऑप्शन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल था। क्या बोला था, 5, 10, 35 का सबसे छोटा सार्वगुणज मतलब लासा, लासा निकालिए 70 आया, और सबसे छोटा सार्वगुणनखंड मासा 5 आया, दोनों में अंतर, तो 70 ने 5 घटा दिया, क्या आया 65। तो 55 का ऑप्शन नंबर 3 65 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए क्या, अगला दिया है 105 के गुणनखंडों की संख्या है, तो आपको आता है वही, आप उससे इस ट्रिक से निकालिए। 105 मतलब 1 गुणा 105, 2 से करिए, 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से यहाँ चला जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15, 4 से देखिए नहीं जा रहा है, 5 से चला जाएगा, 5 एक 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 6 से नहीं जा रहा है, 7 से जा रहा है, 7 से देखिए 7 एकम 7, 7 वाला 35, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जा रहा, 12 से नहीं जा रहा, 13 से भी नहीं जा रहा, 14 से भी नहीं जा रहा, और 15 फिर से आ जाएगा, तो 15 यही हो जाएगा। तो कितने हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8 हो गए। गुणनखंडों की संख्या तो पूछ रहा था, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या, तो कितनी हो गई 8। देखिए ऑप्शन नंबर चौथे में दी है। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, 105 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, चौथा ऑप्शन 8। ठीक है, और सबसे ऑप्शन में भी अगर आप देखते हो, देखिए आपने 8 तो निकाल लिए ना, देखिए 8 से बड़ा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो सीधे यही आप टिक मार सकते हैं कि 8 वाई आपका उत्तर होगा। 56 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन अगला का, यदि समय अब 2:17 PM है, 2:17 PM का मतलब दोपहर का जो होता है 2:17, तो अभी टाइम कितना है 2:17 PM है, तो अब से ठीक 11 घंटे 59 पश्चात, तो ये तो सीधा सीधा है, आप इसमें सीधे जोड़ दो 11 घंटे 59 जोड़े, देखिए क्या होगा, ये क्या था, लेकिन याद रखिएगा ये PM है। 9 7 16 की 6 से लगा 1, 5 1 6 1 7 और 2 1 3 1, मतलब कितना बजा है अभी 11 2 13, हाँ ठीक है। और देखिए ये 76 है, 76 तो होता नहीं है, तो 60 इधर भेजिए, तो 60 मिनट इधर भेजेंगे तो 1 घंटा, तो ये 14 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, ये PM था, अब ये क्या हो जाएगा, ये AM हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए हमने उल्टा माना है ना, 2:17 PM है, तो अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो 14 होगा ना, और 14 किसको बोलते हैं 2, तो ये PM था, तो ये 14 मतलब सीरीज चेंज हो गई, इसलिए क्या होगा AM। 14 का मतलब क्या होता है 2:16 AM है ये। ठीक है, या आप इसको पहले कर लीजिएगा, PM है तो इसे क्या बोलेंगे हम 14-17 बोलेंगे, 14-17 में 11-59 जोड़ दीजिएगा, फिर देख लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 14 को भी तो हम क्या बोलते हैं 2 ही तो बोलते हैं हम, तो 2:16 ये PM था, 12 घंटे बाद जो चेंज होता है, तो अब ये PM था ये, तो ये हो गया AM उल्टा, तो 2:16 2, हाँ ये 2:16 AM देखिए दिया। ठीक है, समझ गए होंगे आप, कुछ नहीं था, सिंपल था, सीधे ऐड कराना है। तो 57 का ऑप्शन नंबर तीसरा 2:16 AM इस समय टाइम है। ठीक है, आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए 58 है, क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, 3.5 बोला है, 3.5, तो पहले 3 में कितनी होगी 90 90 90, 3 जोड़ लिए ये, तो 3 ये हो गए, 3.5 मतलब आधा, और तो आधा मतलब 45, यही तो होगा ना, 3.5 समकोण, 3 समकोण 90 90 90, और 3.5 मतलब आधा, तो एक आधा हो गया, 3.5 हो गया, ये 0, तो ये 5 हो गया, 9 2 9 27, 27 और 4 31, ये तो होगा ना। ठीक है, 90 90 आप ऐसे जोड़ देते तो 180, तो सीधे हो जाता, 45 इसमें जोड़ देते, 5 8 4 12 2 से लगा 1, 8 4 12 की 2 से लगा 1 1 1 2, तो कितना हो जाएगा, ये तो 225 आ गया, गलत कैसे हो गया, 9 2 9 27, सॉरी इसमें 180 थोड़ा जोड़ना, 9 3 27, 270 जोड़ना पड़ेगा 3 बार, फिर 45, 5 7 4 11 की कैसे लगा 315। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा दिया 315, तो आपका क्या होगा 58 का ऑप्शन नंबर चौथा 315 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 59 में कहा है 11 इकाई 11 दहाई 11 सैकड़े बराबर है, सबको ऐड करना, 11 इकाई का मतलब 11 गुणा 1 तो 11 ही हो गया, 11 दहाई मतलब 11 गुणा 10
110 हो गया, तो 110 कर लिया। अगला क्या, 11 सैकड़े, सैकड़े का मतलब 100, मतलब 1100, ठीक है, तो ये 1100 हो गया। प्लस ऐड ही तो कराना, 1 1 1 2 1 1 2 1, कितना आया 12 21, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, सिंपल था काफ़ी, कुछ नहीं था, 11 दहाई मतलब 10 का गुणा, सैकड़े मतलब 100 का गुणा, इकाई मतलब 1 का गुणा, तो कर दिया, सबको जोड़ दिया, 1221 आपका दूसरा आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या है। देखिए अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 60 और ये दिया है लास्ट, तो क्या है 509, 509 पहला, 509 यही लिख ले, और 3028, 3028 ये तो होगा, 3028 यही होगा, 3028, 509 और 3028 का योग है, तो 3028 आपका ये है और 509 ये है, तो सीधे सीधे जोड़ लीजिए, 8 दूनी 16, 1 17 के साथ हासिल लगा, 1 2 1 3 5 और 3 35 37 कोई आंसर है, ये देखिए पहला दिया हुआ। ठीक है, ये तो सिंपल था, 509 3509 और 3028 3028 दोनों का एडिशन, तो क्या आ गया 3537, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका था जुलाई 2013 का मैथ्स का पेपर था। ठीक है, अगले दिन फिर से मिलते हैं किसी एक अगले पेपर के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।